ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આજે આપણે જોવાના છે હિન્દીની અંદર ચેપ્ટર નંબર 6 સુબહ. સેશન શરૂ કરું છું. मित्रों, यहाँ पे पाठ दिया गया है चैप्टर नंबर 6 सुबह. उसमें कहानी में है कि पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं. बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है. बराबर. આપણે અહીંયા દેશની અંદર ઘણા એવા બાળકો છે કે જે પોલિયોના રોગથી આજની તારીખે પીડાય છે. બરાબર. કેમ તો કે જન્મજાતથી તેને રસી મૂકવામાં આવતી નથી, સાથે કુપોષણને લીધે આ વસ્તુ થવાની સંભાવના ખૂબ વધારે રહે છે અને બાળક વિકલાંગ पैदा થાય છે. બરાબર. તો અહીંયા એ જ વાત છે કે इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है. छोकरी विकलांग છે પણ એ પોતાની બુદ્ધિ ચપળતાથી ખૂબ જ સારી રીતે પોતાનું કામ કરી શકે છે. उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी. એટલે જે એની ખોડખાપણ છે એને લીધે એ પોતે જે વસ્તુ વિચારી હોય એ બે બાબતમાં કદી કોઈ બાધા આવી નથી. બરાબર. એણે જે વિચાર્યું છે એ તે કરીને જ રહેશે એવું તેણે નક્કી કર્યું છે. वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है. એટલે પોલિયો હોવા છતાં એ પોતાનું જીવન સુંદર રીતે અને સારી રીતે કેવી રીતે જીવી શકે છે તે ઘટનાની અહીંયા વાત કરવામાં આવેલી છે. બરાબર. तो मित्रों, पाठ शुरू होता है कि सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं. बराबर. कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है. रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात होगी. बराबर. माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं. रेशमा ने उत्सुकता से यह बात पूछी. हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? मम्मी कीधु के हाँ भूली गई तू, तहेवारना दिवसों चालू थवाना छे. पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे. बराबर. माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा. એટલે એને પ્રેમપૂર્વક રેશમાને કીધું કે તહેવારોનો દિવસ છે, પહેલેથી બધી વસ્તુ સાફ સફાઈ કરીને આપણે મૂકી દઈએ તો આનંદથી આપણે તહેવાર ઉજવી શકીશું. ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ. पर माँ, आपने मुझे तो कोई भी काम सौंपा नहीं. मैं क्या करूं, बताओ माँ. એટલે રેશમાએ આશ્ચર્ય સાથે કીધું કે હું તો એકદમ ભુલક્કડ થઈ ગઈ છું. તમે મને તો કોઈ કામ સોંપ્યું જ નહીં. મને પણ તો કોઈ કામ આપો. अच्छा तो चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी. बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा. એટલે એણે છોકરીએ મમ્મીને કીધું કે ભાઈ મને પણ કઈ કામ આપ, હું પણ કામ કરીશ. મમ્મીએ કીધું પહેલા નાહી ધોઈ લે, પછી હું તને કામ સોંપું છું. रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा. એટલે હતાશ સ્વરથી કહ્યું, મદદ તો मैं जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं. એટલે મમ્મીએ પણ એને કીધું કે હા, હું તારી પાસેથી મદદ તો ચોક્કસ લેવીશ, મેં ઘણા બધા કામ વિચારી રાખ્યા છે. ના ધોकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी. कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहलवाई कुर्सी पर बिठा दिया. એટલે જે વ્હીલ ચેર એની છે એની પર બેસાડીને એને કીધું કે પહેલા તું નાહી લે, नाश्तो कर, ત્યાર પછી હું તને બધા કામ કહેવીશ. रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई. रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे. नानपणथी ज ते अपंग થઈ ગયા. उसे बहुत तेज बुखार हुआ था और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए. बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांवों में जान नहीं आई. उसे पोलियो हो गया था. रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी. शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब वह 11 साल की उम्र में अपने सारे काम स्वयं करती है. નાનપણમાં ઘણા બધા કામ એવા હતા કે જે એના બીજાની મદદ લેવી પડતી હતી, પરંતુ હવે તો તે 11 વર્ષની થઈ ગઈ છે અને પોતાના ઘણા બધા કામ તે પોતે જાતે જ કરી નાખે છે.
वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, सभी उसे बहुत ही प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बे पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादी जी, दादाजी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने ऐसा पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में डंडता थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से लाना और ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू, ये लो, तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियो के झिलमिल प्रकाश में जगमगाने लगा। દિવાળી આવી ગઈ હતી, બધા ઘરો સજેલા હતા। એવી જ રીતે રેશમાનું ઘર પણ દીવાઓથી પ્રકાશિત થયું હતું। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहां रोशनी ही रोशनी थी, क्या जमीन और क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का एक त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और सत्य पर असत्य की सदा की जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलजुल कर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छोड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियां जला रही थी। इतने में ही रेशमा ने क्या देखा कि गोलू के जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियां निकल रही है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू, गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते सबके पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धड़ाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी बाहर दौड़े। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसी की हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। बराबर? तो आ तो मित्रों આપણો પાઠ। ઘણી બધી વસ્તુ આપણને આ સુબહ પાઠમાંથી શીખવા મળે છે। शब्दार्थ જોઈએ तो व्यस्त होना यानी काम में लगा हुआ होना, व्यवस्थित
व्यवस्थित यानी ढंग से, एक तरीके से। उत्सुकता यानी तीव्र इच्छा। बुजुर्ग, बुजुर्ग यानी बड़े बूढ़े। त्योहार, त्योहार यानी पर्व, एक उत्सव। दृढ़ता यानी मजबूती, दृढ़ होने का भाव। दैनिक, दैनिक यानी रोजाना, प्रतिदिन। बेजान, बेजान यानी बिना जान के, एक निर्जीव, जिनमें हरकत ना हो ऐसा। बाधा, बाधा माने रुकावट। जिंदा दिली, जिंदा दिली यानी खुशमिजाजी, विनोद प्रियता। ठीक है। उसके बाद में दिया गया है मुहावरे। तो आंखों का तारा होना, पहले भी आ गया है मित्रों। बहुत प्यारा होना। हाथ बताना यानी काम में मदद करना। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी दो। ठीक છે। હવે નેક્સ્ટ સેશનની અંદર આપણે મુહાવરા, શબ્દાર્થ હજુ વધારે જોઈશું, સાથે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર અને વિશેષ પ્રશ્નોત્તરની પણ આ પાઠમાં ચર્ચા કરીશું। તો આ સાથે હું મારું આજનું સેશન કમ્પ્લીટ કરું છું। થેન્ક યુ।